A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in the previous few classes we were continuously studying the chapter index number. So in today's class also we are moving to study the further topic related to index number. So let's get started. So the next topic after the weighted average of the price relative method. So the next topic is the some important index number. Some important index number. Okay. So the following index number have been regularly published by the government and are used for determining the various policy measures. Okay. So there are also some index number which is also published by the government. कि government क्या करती है, और भी other index numbers होते हैं जो government क्या करती है उसको भी publish करती है and are used for the determining the various policy measures. और ये सारे क्या होते हैं, ये यूज होते हैं कि जो भी फर्दर में पॉलिसीज बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट के थ्रू उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए ये सारी पॉलिसीज के लिए भी इंडेक्स नंबर यूज होते हैं. तो कौन कौन से हैं इसमें से? सबसे पहला है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. नेक्स्ट वन इज होलसेल प्राइस इंडेक्स. होलसेल price index. Next one is industrial production index. Agricultural production index. Agricultural production index, and the last one is सेंसेक्स. ठीक है. तो ये सारे अदर इंडेक्स नंबर भी है जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया. उसके अलावा ये सारे भी है जो गवर्नमेंट क्या करती है, यूज करती है अपने इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए, ये देखने के लिए. और पॉलिसीज, जो भी डिफरेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है तो उनमें भी ये सारे डिफरेंट इंडेक्स नंबर को यूज करती है. So first one is consumer price index, second one is wholesale price index, third one is industrial production index, fourth one is agricultural production index, and the last one is Sensex. Okay. So as you already know, due to COVID, your syllabus has been reduced up to the 30%. So in this session, so you no need to study the industrial production index. कि आपको क्या है कि ये जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स वो क्या है नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से इंडेक्स नंबर से और तो सब सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, बट ये जो टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स वो आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है. इसके अलावा जितने भी बच्चे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये आपको क्या है पढ़ना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स ये आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स आपको पढ़ना है, एंड द लास्ट वन इज सेंसेक्स, ये भी आपको पढ़ना है. तो आपको जो नहीं पढ़ना है वो क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स, ये आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अस डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल. हम सबको क्या है डिटेल में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. ठीक है. चलिए. सो फर्स्ट वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो व्हाट इज गिवन हियर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. ठीक है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को और क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. ठीक है. इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं. सो विच मेजर्स द एवरेज चेंज इन द रिटेल प्राइस. जो क्या करता है ये चेंज ये मेजर करता है कि कितना
रिटेल प्राइसेस में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, प्राइस में कितना ज़्यादा चेंज हुआ है. सो द CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर इज इंक्रीजिंगली कंसिडर्ड द एप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ द जनरल इन्फ्लेशन. ठीक है, जो CPI होता है मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल जो भी वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके वर्कर्स इज इंक्रीजिंगली, वो क्या है, वो जो CPI है वर्कर्स जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में वो इंक्रीज हो रहा है, विच इज कंसिडर्ड द एप्रोप्रिएट इंडिकेटर, जिसको क्या है एक एप्रोप्रिएट इंडिकेटर लिया जा रहा है फॉर दी जनरल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कि हमारी इकोनॉमी में कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है उसको मेजर करने के लिए जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनका जो CPI है उसको एक बेस्ट इंडिकेटर लिया गया है, which shows the most accurate impact of the price rise on the cost of living of the common people. ये क्या शो करता है, ये एक्यूरेट प्राइस शो करता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्या करें, अगर हम लोग लिव कर रहे हैं तो हमें कुछ कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, हम कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोला जा रहा है. तो ये क्या है एक एक्यूरेट इम्पैक्ट हो जाता है. सो कंसीडर द स्टेटमेंट दैट द CPI फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर 1982 इज 100, 1982 इज 526 इन जनवरी 2005. ठीक है, तो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट इफ द इंडस्ट्रियल वर्कर आर स्पेंडिंग 100 रुपीज इन 1982 for a typical basket of commodity, he need to spend 526 in January 2005 to be able to be an identical basket of the commodity. ठीक है, ये कह रहा है कि अगर कोई एक इंडस्ट्रियल वर्कर है वो क्या कर रहा है 1982 में वो 100 रुपीज स्पेंड कर रहा था, किसके लिए, टिपिकल बास्केट ऑफ द कमोडिटीज, मतलब कि एक जो भी बेसिक नेसेसिटीज होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की उसको कंज्यूम करने के लिए, मतलब एक हम लोग नॉर्म लेके चल रही है, पैरामीटर एक नॉर्म्स लेके चल रही है कि ये बास्केट है, मतलब जिसमें क्या है जो भी सारी बेसिक नेसेसिटीज है, उसके लिए कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कर का ईयर 1982 में उसको 100 रुपीज स्पेंड करना पड़ रहा था वो कमोडिटीज को परचेज करने के लिए. बट इन 2005 में उसको क्या करना पड़ रहा है 526 रुपीज को क्या करना पड़ रहा है, स्पेंड करना पड़ रहा है. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि टू बी एबल टू बाय एन आइडेंटिकल बास्केट ऑफ कमोडिटी. अब कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कर को 526 रुपीज को क्या करना पड़ा है, स्पेंड करना पड़ा है, तो वो जो भी एक बास्केट है कमोडिटी की वो उसको वो कंज्यूम कर पाएगा. इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही शी बाइज द बास्केट. अब ये भी नेसेसरी नहीं है कि वो उस बास्केट को परचेज ही करे. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वेदर ही और शी हैज द कैपेबिलिटी टू बाय इट. यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि वो बाय करे ही करे, ये नेसेसरी नहीं है. यहाँ पे ये कंडीशन है, क्या वो उस कंडीशन पे है, क्या वो उस सिचुएशन में है कि वो इतनी 526 रुपीज स्पेंड कर सकता है, वो जो भी उसकी बेसिक नेसेसिटीज वाली बास्केट है, मतलब जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं जो भी हम कंज्यूम करते हैं उनके लिए अगर क्या है वो 100 रुपीज स्पेंड कर रहा था 1982 में, अब वो उसको 2005 में उसको 526 रुपीज स्पेंड करना पड़ रहा है. तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि वो एकदम मैंडेटरी है कि वो सारे जो भी एक हम लोग बास्केट लेके चल रहे हैं कमोडिटी का वो उसको परचेज ही करे. यहाँ पे कंडीशन ये है इज ही और शी इज कैपेबल टू बाय दैट बास्केट ऑफ द कमोडिटीज. वो कैपेबल है कि वो उन कमोडिटी को परचेज कर पाए. सो सिंस द नंबर ऑफ कमोडिटी इज लार्ज, यहाँ पे कमोडिटीज जो परचेज करना है कंज्यूम करना है वो क्या है बहुत लार्ज अमाउंट में है. इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर. अब यहाँ पे क्या जरूरत हो गई है कि हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो पर्टिकुलर ग्रुप है कंज्यूमर्स के. डिफरेंट देखिए हम लोग को क्या है, हम लोग को अपने इनकम के हिसाब से डिवाइड किया गया है कि कोई क्या है पुअर है, कोई मीडियम फैमिली का है, कोई बहुत ही जिसके पास बहुत रिच है. तो ये क्या है कि
अगर हम अपना बास्केट, अगर हम लोग मीडियम फैमिली के, हम अपना बास्केट ऑफ कमोडिटी का देखते हैं, रिच के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे कोई मतलब स्टैंडर्ड ही नहीं है कि हम उनसे क्या करें, मैच कर पाए। वही अगर हम मीडियम फैमिली क्या है, कोई पुअर फैमिली से कंपेयर करते हैं, तो हमको क्या है, हम उनसे बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं, डिफरेंट इनकम ग्रुप के जो उससे रिलेटेड है, उसको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, पुअर है, मीडियम है या रिच, ठीक है। सो एंड सेलेक्ट दोज कमोडिटी विच आर जनरली कंज्यूम्ड बाय देम। अब हमको इसके बाद क्या करना है, पहले हमने इनकम वाले को डिवाइड कर लिया, उसके बाद हम कंज्यूमर को भी क्या करेंगे, डिवाइड करें। मतलब कंज्यूमर की जो भी डिमांड है, जो वो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस इनकम ग्रुप के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। सो द मेजर group of the consumer for whom the consumer price index numbers have been constructed in India, जो मेजर ग्रुप है इंडिया में देखा जा रहा है कि जिसके हिसाब से ये सीपीआई को बनाना पड़ रहा है, उसमें सबसे पहला है आपका, फर्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल वर्कर, कि जो इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल वर्कर जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, सेकेंड है नॉन अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर, अर्बन जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं बट नॉन मैनुअल है, मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो मशीनरी के थ्रू काम कर रहे हैं, मतलब वो नॉन मैनुअल वर्कर्स हैं। एंड द थर्ड वन इज एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, वर्क कर रहे हैं। तो ठीक है, तो जो भी हमने ये कंज्यूमर को डिवाइड किया, मतलब कंज्यूमर को उनकी इनकम के अकॉर्डिंग, तो 3 में डिवाइड किया, इंडस्ट्रियल वर्कर, और क्या है जो अर्बन एरिया में जो वर्कर्स हैं वो जो रह रहे हैं, एंड द थर्ड वन इज जो एग्रीकल्चर है, ठीक है। सो दस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड टू मेजर द इफेक्ट ऑफ द, हाँ क्या कह रहा है कि thus the consumer price index are constructed to measure effect of change in the price of the goods and services on the real income, ठीक है। ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो कंस्ट्रक्ट किस पे होगा, मेजर करने के लिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। अब प्राइस अगर चेंज भी हो रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन दी रियल इनकम, मतलब रियल इनकम जो है, लोग रियल इनकम मीन्स की परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, मतलब जैसे मेरी कुछ इनकम है, ठीक है, अब मेरी इनकम का रियल इनकम होने का मतलब है कि पावर मेरे पास कितनी है। पावर होने का मतलब है कि हम ये नहीं कहें कि मेरे पास पावर, मतलब मेरी जो मेरे पास मनी हुआ है, मतलब अगर मेरी सैलरी आ रही है 30,000 25,000 आ रही है, तो उसमें कितनी पावर है कि हम उससे कितनी कमोडिटी को परचेज कर सके, उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। कि हमारी कंट्री की, हमारी करेंसी जो मेरे पास मनी, उसकी कितनी पावर है, उसकी कितनी पावर है कि हम कितनी कमोडिटी को परचेज कर सके, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विच इज रिलेटेड टू दी बेस ईयर, कि किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में जो रिलेट किससे कर रहा है, बेस ईयर से कर रहा है, ठीक है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द प्राइसेस on the cost of the living of the different classes of the people in a society, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द प्राइस की, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज होने पे प्राइस में, ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी, की जो भी सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वी नीड टू प्रिपेयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हमें क्या करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को प्रिपेयर करना है, बिकॉज जनरल इंडेक्स नंबर फेल टू हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द वेरियस गुड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। हम यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसलिए बना रहे हैं कि जो भी हम लोग जनरल इंडेक्स नंबर ले रहे हैं वो इतना कैपेबल नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज में कितना प्राइस में चेंज हो रहा है वो उसकी स्टडी कर सके, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेते हैं, बिकॉज डिफरेंट क्लासेस ऑफ द कंज्यूमर्स कंज्यूम डिफरेंट कमोडिटीज दैट टू इन डिफरेंट प्रपोर्शन, बिकॉज जो डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट इनकम ग्रुप के कंज्यूमर,
उन डिफरेंट इनकम ग्रुप की उनकी अपनी डिमांड भी क्या है, डिफरेंट है, वो डिफरेंट टाइप की कमोडिटीज को भी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, और द रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड द रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स। Okay, now the next one is there are following steps are observed to construct the consumer price index. Okay, so there are further steps for the consumer price index. So the first one is steps. First one is selection of the class of the consumers. Selection of class of consumers. So consumers should be classified into various classes. So इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो सिलेक्शन ऑफ द क्लास ऑफ द कंज्यूमर है उसमें कंज्यूमर को क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर शुड बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस। जो कंज्यूमर है उनको हम क्या करेंगे, वेरियस क्लासेस में डिवाइड करेंगे। दैट इज इंडस्ट्रियल लेबर में, जैसे जितनी भी पॉपुलेशन है कंट्री की उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो पहला आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल लेबर में, फिर टीचर्स में, जो डॉक्टर्स है, जो भी डिफरेंट बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, एम्प्लॉयमेंट में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कौन है, प्राइवेट सेक्टर में कौन है, प्राइवेट एम्प्लॉयज कौन है, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज। तो इसमें हम पहला क्या करेंगे, जो भी जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है इंक्वायरी अबाउट द फैमिली बजट। इंक्वायरी अबाउट द फैमिली बजट। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, आफ्टर सेलेक्टिंग द क्लास ऑफ पीपल वी नीड टू कंडक्ट अ फैमिली बजट इंक्वायरी। ठीक है, जैसे ही हमने क्या कर लिया, जो पीपल है उनकी क्लास को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमें क्या करना है, वी नीड टू कंडक्ट अ फैमिली बजट इंक्वायरी। हमको अब क्या करना है, फैमिली जो बजट है उसकी इंक्वायरी करना पड़ेगा। वी सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फैमिलीज। हमें अब यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है सैंपल को एडिक्वेट नंबर में, जो भी रिप्रेजेंटेटिव फैमिलीज हैं जिनको भी हमने एज अ कंज्यूमर सेलेक्ट किया है, फ्रॉम द सेलेक्टेड ग्रुप। जो भी सेलेक्टेड ग्रुप है उसमें से हम लेंगे जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड। अब उनसे हम क्या करेंगे, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। पहला है आपका कमोडिटीज कंज्यूम्ड, क्या क्या किस किस टाइप की वो लोग कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ दीज कमोडिटीज। अब उनकी क्वांटिटी, जो भी कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी वो कितना लेते हैं। थर्ड वन इज प्राइस ऑफ दीज कमोडिटीज। अब ये जो कमोडिटीज लिया है उसकी प्राइस कितनी है। एंड द लास्ट वन इज टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंज्यूमर। अब जो भी कंज्यूमर है उनका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लेंगे कि कौन सी वो कमोडिटी को ले रहे हैं, कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी है, उन कमोडिटी की प्राइस कितना है, और उनका कोई भी मंथली अगर हम निकाल रहे हैं या ईयरली निकाल रहे हैं तो उनका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ठीक है, सो आइटम्स ऑफ द जनरल कंजप्शन आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो भी हम जनरल कंजप्शन का आइटम ले लिए हैं अब हम उनको क्या करेंगे, फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कि उनका फूड पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्लोथिंग पे कितना हो रहा है, मतलब उनके ड्रेसअप पे कितना हो रहा है, एजुकेशन पे उनका कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, हाउसिंग पे मतलब जो भी अगर वो हाउस पे रेंट पे कर रहे हैं तो वो कितना रेंट पे कर रहे हैं, फ्यूल एंड लाइटिंग मतलब जो भी फ्यूल ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल और भी कोई ऑयल यूज कर रहे हैं फ्यूल से एज अ फ्यूल, वो कितना लग रहा है, लाइटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कितना वो लोग का कंजप्शन हो रहा है, एंड दी मिसलेनियस और अदर्स आइटम पे उनका कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। सो ईच ऑफ द अबव इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप। अब इन सबको क्या करेंगे और स्मॉलर ग्रुप में डिवाइड करेंगे।
एग्जाम्पल, फूड में भी डिवाइडेड इंटू पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल। अब हम क्या ले लिया, हमने फ्रूट ले लिया कि उनका फूड पे कितना एक्सपेंडिचर। अब फूड को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे कि वो कितना पल्स यूज कर रहे हैं, कितना राइस यूज कर रहे हैं, कितना अदर सीरियल्स यूज कर रहे हैं, उनका फ्रूट्स पे कितना एक्सपेंडिचर है, मिल्क पे कितना एक्सपेंडिचर है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड स्टेप है इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस। इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है द रिटेल प्राइस ऑफ द सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी गैदर्ड फ्रॉम द एरिया टू विच दीज कंज्यूमर बिलोंग्स, ठीक है। अब जो रिटेल प्राइस है, जो भी गुड्स को सेलेक्ट किया गया है, शुड बी गैदर्ड फ्रॉम द एरिया, उस एरिया में गैदर होना चाहिए जहां पे जिस एरिया से कंज्यूमर क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। सो एनी डिस्काउंट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर वहां पे कोई डिस्काउंट दे रहा है, मतलब अगर कोई मेरे नेबर की कोई शॉप है, तो अगर जो इस पे स्टडी कर रहा है वो अगर मेरे को सेलेक्ट किया है कि हाँ इनका हमें कंज्यूमर का फैमिली बजट पे पढ़ना है कि प्राइस इंडेक्स पे कितना है, तो वो मेरा देखेगा कि मैं कौन कौन सी कमोडिटी कंज्यूम कर रही हूँ। फिर जो भी जहाँ से लोकेलिटी में मैं सामान परचेज करती हूँ, वहां से ये पता चलेगा कि ओवरऑल कितनी प्राइस वहां पे दे रहा है। अगर वो डिस्काउंट भी दे रहा है तो उसको भी हम लोग लेंगे। टू इंश्योर दैट रिटेल प्राइसेस आर राइटली कलेक्टेड, प्राइस कोटेशन शुड बी वेरीफाइड, कि जो भी रिटेल प्राइस है, जो रिटेलर प्राइस कर रहे हैं, जो हमने मतलब जो चेक करने के लिए लिया जा रहा है इंडेक्स नंबर के लिए, तो उसमें ये भी देखा जाता है प्राइस कोटेशन शुड बी वेरीफाइड। जो भी प्राइस का कोटेशन है, कितने की प्राइस है, कोई भी वो भी क्या किया जाता है, उसको भी वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट है असाइनिंग वेटेज। असाइनिंग वेटेज, ठीक है। ये कह रहा है सिंस डिफरेंट आइटम्स हैव द डिफरेंट इंपॉर्टेंस फॉर द डिफरेंट सेट्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। जितने भी डिफरेंट आइटम हैं उनकी डिफरेंट इंपॉर्टेंस भी है, एज वेल एज डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर। मतलब मेरी क्या है, कोई भी कमोडिटी की डिमांड अलग हो सकती है और दूसरे की कोई भी कमोडिटी की जो एक्सपेक्टेशन है या उसकी डिमांड वो दूसरे के लिए अलग हो सकती है। तो कंज्यूमर के साथ भी ये वैरी करता है। सो देयरफॉर आइटम शुड बी गिवन वेटेज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। यहाँ पे अब आइटम्स को भी वेटेज उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा कि उनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो डिफरेंट मेथड यूज टू कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर गिवन बिलो। अब जो डिफरेंट मेथड यूज किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, उसको अब हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि क्या क्या ऐसे मेथड्स हैं अगर हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे स्टडी करना है तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स को यूज किया जाएगा, ठीक है। मेथड्स, तो पहला है देयर आर टू मेथड्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो मेथड है। पहला है आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड द सेकेंड वन इज फैमिली बजट मेथड। पहला आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड सेकेंड वन इज फैमिली बजट मेथड, ठीक है। ये दोनों मेथड है। अगर हमको क्या करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को स्टडी करना है, तो ये दोनों मेथड क्या होंगे, बेसिकली यूज होंगे टू कंस्ट्रक्ट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो पहला है आपका कह रहा है कि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, कि ये क्या होता है। तो दिस मेथड गिव्स इंपॉर्टेंस टू द क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर। ये जो मेथड है वो इंपॉर्टेंस किसको देता है, जो क्वांटिटी है किसकी, बेस ईयर की। सो वी फर्स्ट फाइंड एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर ऑफ द बेस ईयर। सबसे पहले हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करेंगे बेस ईयर का, मतलब समेशन P0 Q0। P0 दिया होगा प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम एंड देन
summation we will calculate. So then we find the aggregate expenditure of the current year. उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर किसका फाइंड आउट करेंगे, करंट ईयर का। मतलब हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, P1 और Q0। मतलब P1 मीन्स प्राइस ऑफ द करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम इसका समेशन निकालेंगे। सो वी अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला। फिर अब हम उसके लिए फॉलोइंग फॉर्मूला को यूज करेंगे। P01 इक्वल टू P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, समेशन लगा लीजिए। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर का। ठीक है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर का मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। सो इन सिंपल वर्ड्स वी यूज लेस्पियर मेथड। ये किसका फॉर्मूला है, लेस्पियर मेथड का है। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, फैमिली बजट मेथड। इसमें क्या करना है, दिस मेथड गिव्स इंपॉर्टेंस टू दी प्राइस रिलेटिव। इसमें क्या है, इसके लिए किसको इंपॉर्टेंस देता है, प्राइस रिलेटिव को देता है। द करंट ईयर प्राइस मीन्स P1, करंट ईयर प्राइस P1 इज डिवाइडेड बाय द बेस ईयर प्राइस। उसको हम क्या करेंगे, बेस ईयर प्राइस से डिवाइड करेंगे। प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। फैमिली बजट मतलब हम कैसे निकालेंगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, फिर देन वी कैलकुलेट वेट। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये हम लोग को R निकालते हैं, प्राइस रिलेटिव निकालते थे ना, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये निकालेंगे। फिर इसके बाद देन वी कैलकुलेट वेट। फिर अब हम लोग वेट कैलकुलेट करेंगे। वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, P0 Q0 मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्राइस ईयर, प्राइस ऑफ द बेस ईयर टू एंड क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। ठीक है, फिर वी अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, P01 इक्वल टू समेशन RW अपॉन समेशन W। ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन RW अपॉन समेशन W। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग फैमिली बजट से कैलकुलेट करेंगे। और ये आपका फॉर्मूला किसके लिए होगा, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक है, अगर हमको ये दोनों कैलकुलेट करना है तो हमको ये दोनों मेथड को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा इससे क्लियर होगा। चलिए, क्वेश्चन है, फाइंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन, फाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बोलते हैं। बाय द एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या कह रहा है, कमोडिटी आपका है P0 Q0 P1 Q1। A B C D 2 5 4 2 10 12 20 15। P1 is 4 6 5 3 5 10 15 10। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके पास दिया है, आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, P1 Q0 P0 Q0। ठीक है, ये दोनों कैलकुलेट करिए, P1 Q0 और P0 Q0 मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप इसका, P1 और Q0 10 इंटू 4 40। ये
ये समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन किसका निकालना है हमको। यहाँ पे P1 यहाँ पे पास दिया हुआ है और Q0 दिया हुआ है, इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, P0 और Q0, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। ठीक है, फिर आपका ठीक है, अब यहाँ पे P0 निकालना है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन निकालना है। ये हो गया 20, 60, 80, 30। ठीक है, 20, 60, 80, 30। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इसको समेशन करिए। समेशन P1 Q0 निकालिए और समेशन P0 Q0 निकालिए। इसका समेशन निकालिए। 160 हो गया, 80 और 80 160, 190 हो गया। ये करेंगे हम लोग। ये हो गया 100 प्लस 45, 40 एंड 72, 257। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या है, आपको फॉर्मूला पता हुआ है, उस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो P01 इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, तो P01 इक्वल टू P1 Q0 कितना है, 257 अपॉन P0 Q0 190 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है, जो वैल्यू आ रही है इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 135.26। ठीक है, सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपके पास फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करना है वो सब कुछ आपके सामने है, बस यहाँ पे वैल्यू रख के आप उसको सॉल्व करें।